दोस्तों नमस्कार। टेंथ क्लास का हिस्ट्री है, यानी टेंथ क्लास का हिस्ट्री है। टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। बिहार में एस्टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। एस्टेट का एग्ज़ाम है जिसमें से सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 9-10 के इतिहास से। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा। एक पार्ट में तो ये है कि आपका हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस रहेगा, सेकंड पार्ट में आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी क्वेश्चन रहेगा। आपको जो देना है आप दे सकते हैं। तो इसी क्रम में टेंथ क्लास का एक वीडियो पहले ही आप तक पहुंच चुका है हिस्ट्री का, ये सेकंड है और तीसरा पार्ट में थर्ड पार्ट में एक और आएगा और टेंथ क्लास का भी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। ये टेंथ क्लास का जो हिस्ट्री बहुत लंबी इसका अध्याय दे रखा हुआ, टॉपिक दे रखा हुआ है और एक ही वीडियो में संभव मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, 3 वीडियो में मैं समाप्त करूंगा। एक वीडियो आप तक पहुंच चुका है, सेकंड वीडियो है और थर्ड वीडियो आपके पास आएगा, ठीक है। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये सेकंड वीडियो है और थर्ड वीडियो आप तक आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चाहे कमेंट आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, ना लगे तो कमेंट कीजिए। आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं भारत में राष्ट्रवाद की तरफ। इकाई 4 है ये, और देखिए कहता है कि भारत राष्ट्रवाद की शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, ठीक है। यानी राष्ट्र के प्रति चेतना, राष्ट्र के प्रति झुकाव, राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति प्रेम, सद्भाव, इसी को हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे एक पॉइंट दिया हुआ है कि ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना जिसमें राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एकीकरण यानी एकजुटता की आभास हो, खासकर राष्ट्र के प्रति। इसलिए कहा जाता है राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों का समान लक्ष्य एवं समान सरोकार में से जोड़े, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिससे यह कमी दूर होती गई एवं भारत में एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र के स्वरूप में ग्रहण करने लगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ ऐसे तत्व उभर के सामने आया जो कमी था, यानी भारत में राष्ट्रवाद की जो कमी था, ठीक है, उसका पूरा होने लगा, ठीक है। यानी वो कमी को दूर होने लगा और भारत में एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा, ठीक है। यही राष्ट्रवाद है और इसी राष्ट्रवाद का व्यक्ति क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। इसमें से हम राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या क्या वजह थी उदय होने का। इसमें देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे, ठीक है। यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि अपने देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, जिसको गुलाम बनाए हैं उनके कहने का मतलब दौलत को लेकर, ठीक है। यानी अपने गुलाम जिसको बनाए राष्ट्र को, उसको बर्बाद करके अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसी को आप साम्राज्यवादी नीति का पोषक कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए कहता है कि सन 1858 महारानी विक्टोरिया, देखिए इस घटना की क्या घटना है। घटना है कि सन 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, आपको याद होगा। इस सिपाही विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का सारे के सारे वर्चस्व को छीन लिया गया था और कहा गया था कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं करेगी, बल्कि अब महारानी यहाँ पर राजा का शासन होगा, ठीक है। यही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया, ठीक है। एक तो पहली घटना ये घटी। सेकेंड घटना है 1878 में उस समय का वायसराय लॉर्ड लीटन ने
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है, पूछते आ रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसने लाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और उस समय का गवर्नर या वायसराय लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, अब ये है क्या, ठीक है इस प्रकार का है कि वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। ठीक है, देसी भाषा, तो देसी भाषा में पेपर छपता था। इसके लिए एक एक्ट लाया गया कि आप देसी भाषा में पेपर नहीं छाप सकते हैं, अगर आप पेपर छापना ही है तो आप इंग्लिश में छापिए। ठीक है, आज 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप कल्पना कीजिए कितने लोग हैं जो इंग्लिश पेपर को पढ़ता है। ठीक है, और ये घटना है 1878 का। उस समय अगर इंग्लिश पेपर छपता तो इसमें क्या होता है, बहुत लोगों के पास समाचार नहीं पहुंच पाते क्योंकि इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ पाता था बहुत कोई। ठीक है, आज नहीं समझ पा रहा तो उस समय क्या समझता। ठीक है, तो इस वजह से ये बातें हैं कि अगर अभी समझ में बहुत हम नहीं करेंगे, सबको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिसको समझ में सही से आता हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे गाँव गंवई के हैं कि इंग्लिश पेपर के मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या कुछ शहरी लोग भी होंगे जो इंग्लिश पेपर को नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, तो या वरना नहीं तो आप थोड़ा पता कीजिए, पटना, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में इंग्लिश पेपर अधिक बिकता है कि हिंदी पेपर अधिक बिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें आई कि लिटन ने कहा कि जितनी भी देसी भाषा का पत्र है उसको बंद कीजिए, अगर आपको पेपर छापना ही है तो आप इंग्लिश में छापिए। इसका एक मतलब था कि अगर हिंदी पेपर में अगर सरकार के बारे में कुछ गलत बातें लिखा जाता है तो वो जनता तक पहुंचती है, इसमें एक राष्ट्रवाद की भावना जगेगी और देश में एक आंदोलन खड़ा होगा। ठीक है, और अगर इंग्लिश पेपर में सिर्फ पेपर छपती है तो वो कितने लोगों के पास पहुंच पाएगी। इस वजह से ये एक्ट लाया गया था। कहा जाता है देसी समाचार पत्र में तालाबंदी कर दिया गया। ठीक है, मुंह में तालाबंदी कर दिया, देसी समाचार पत्र आप नहीं छाप सकते हैं। हाँ, आपको छापना ही है इंग्लिश भाषा में आप पेपर छाप सकते हैं। एक भी प्रॉब्लम था। ठीक है, इसके बाद एक साल बाद 1879 ईस्वी में एक आर्म्स एक्ट आया। ठीक है, एक आर्म्स एक्ट आया जिसमें भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, आप ठीक है आर्म्स एक्ट लाएं तो सबके लिए होना चाहिए, आपने सिर्फ भारतीय लोगों के लिए कह दिए कि आप अस्त्र नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई बंदूक नहीं रख सकते हैं। और यही चीज़ें क्या कर दी आप, ईसाई धर्म जो मानते हैं या जो अंग्रेज हैं उनके लिए आप फ्री कर दिए कि नहीं आप रख सकते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक्ट सिर्फ काम कर रहा है भारतीयों के लिए जो सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, यानी मुस्लिम धर्म को मानते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो ईसाई धर्म और अंग्रेज नहीं हैं उनके लिए एक्ट था। ये कहाँ का न्याय था, इससे भी भारत राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला एक है 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ, होना भी राष्ट्रवाद को बल मिला। ये देखिए ये कब आया था, ध्यान रखेंगे, ये आया था लॉर्ड रिपन के समय में। दोनों आपका लॉर्ड लिटन में है, ये रिपन के समय आया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें इल्बर्ट बिल में ये आया था, लॉर्ड रिपन उदारवाद नेता, उदारवाद मतलब आप कह सकते हैं वायसराय थे। इसने कहा कि अभी तक जो भारत में न्यायपालिका था कि अगर एक अंग्रेज और एक भारतीय के बीच में कोई लड़ाई होती है उसका केस अंग्रेज ही देखते थे, अंग्रेज ही जज देखते थे। ठीक है, लेकिन इल्बर्ट बिल में ये लेके आया कि अगर एक भारतीय और एक अंग्रेज के बीच में कोई लड़ाई होता है, कोई केस होता है, तो उस केस को भारतीय जज भी देखेंगे। अब यहाँ से अंग्रेज का नहीं कहता है कि अगर दाढ़ी में तिनका वाला कहानी है। ठीक है, चोर के दाढ़ी में तिनका वाला कहानी है। कहने का मतलब है कि अंग्रेज तो खैर बदमाशी करते ही थे, यहाँ पर रहकर थोड़ा गलत करते ही थे, तो गलत कर रहे हैं तो श्योर है कि अगर भारतीय जज देखेंगे उस केस को तो श्योर अंग्रेज उसमें दोषी ठहराया जाएगा। और जब अंग्रेज जज देखते तो उनके पक्ष में जाता था केस। ठीक है, तो यहाँ पर से लॉर्ड रिपन के खिलाफ एक जितने भी अंग्रेज थे यहाँ जो व्यापारी वर्ग थे सब ने एक मुहिम चलाया और लास्ट में लॉर्ड रिपन को इसी बिल की वजह से त्यागपत्र देना पड़ा था और ये भी बिल वापस लेना पड़ा था। ठीक है, इस वजह से भी भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। आगे है 1899 में
लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिसमें नगर पालिका में निर्वाचन सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसमें ये होता कि लॉर्ड कर्जन ने जो 1899 में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ, इसमें जब निर्वाचित मेंबर की कमी कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाह रहे हैं उस कॉरपोरेशन एक्ट में, कॉरपोरेशन में, जो आपके फेवरेबल व्यक्ति। अगर आप मनोनीत करते हैं, मनोनीत आप उसी कीजिएगा जो आपके फेवर में काम करेगा। ठीक है, तो ये भी एक वजह था। आगे देखिए, एक है 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, राष्ट्रवाद का जन्म देगा। 1905 में बंगाल विभाजन किया कर्जन ने, और कर्जन ने इसलिए बंगाल विभाजन किया, इसने ये बातें कही कि प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रहा है, प्रशासन इतना बड़ा बंगाल है, इसलिए बंगाल को दो भाग में बांट देते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और लेकिन ये कहने की बात था, हाथी दांत दो होते हैं, खाने का होता है, दिखाने का होता है। दिखाने वाला दांत ये था कि कहा कि बहुत बड़ा है राष्ट्र बंगाल, इसलिए इसको हम बांटकर प्रशासन में उसका सुदृढ़ किया जाएगा, प्रशासन उसी तरह से चलाया जाएगा। प्रशासन एक व्यक्ति बैठकर कलकत्ता में प्रशासन नहीं चला पा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि इसने कोशिश किया कि हिंदू मुस्लिम को बांटा जाए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को, उस समय राष्ट्रवाद का जन्म बहुत ज़्यादा तीव्र हो रहा था। इसने कहा कि अगर हम बंगाल को बांट देते हैं तो एक पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा, पश्चिम बंगाल जो हिंदू बहुल क्षेत्र होगा, जिससे ये आसानी से हो जाएगी कि हिंदू मुस्लिम बढ़ जाएगा। लेकिन कर्जन को नहीं पता था कि एक लकीर खींच देने से हिंदू मुस्लिम अलग नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी राष्ट्रवाद पनपने का एक महान कारण था। ठीक है, और इसी में इतना ज़्यादा इसमें विरोध किया गया कि लास्ट में 1911 में सरकार को बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा, और 1907 में देशद्रोही अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए, तब 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया। तो जितने भी यहाँ पर काम किए गए थे, कोशिश ये किया जा रहा था, खासकर अंग्रेज द्वारा, कि भारत में राष्ट्रवाद ना पनपे। और यही वजह है कि आप जिसको जितना दबाते हैं वो उतना ज़्यादा उछलने की काम करेंगे। ठीक है, और ये अंग्रेज को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, सेकंड कारण, आर्थिक कारण। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, यहाँ पे बहुत सारे कुटीर उद्योग थे। इन लोगों ने क्या किया, खासकर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ के जितने भी कृषि हैं जो उनके काम के लायक थे, ठीक है, उनको कच्चे माल यहाँ से ले जाना और यहाँ पर बनाया बनाया सामान फिर से लाकर भर देना। खासकर यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ज़मींदारों को ज़मीन दिया गया, यहाँ पर बहुत सारे इस वजह से किसान मरे। साथ ही साथ किसानों को वो फसल उपजाने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया जो नगदी फसल हो, जैसे कि नील, कपास, गन्ना। ठीक है, और उस फसल को अंग्रेज ने मनमाने ढंग से लिया। ठीक है, साथ ही साथ इतना होने के बावजूद भी क्या क्या अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ के सूती कपड़े को अपने यहाँ पर ले जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, या निर्यात पे प्रतिबंध लगाया, जबकि आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उसने अपने यहाँ पे औद्योगिकरण किया और सारे के सारे माल को हमारे पास पहुँचा दिया। जो मेरे पास कुटीर उद्योग था, जो कपड़ा बुनता था, वो बेघर हो गए। ठीक है, कहने का मतलब है वो सही से अपना नहीं चला पाए। ठीक है, और उद्योग के सामने हस्तकरघा से बुना हुआ कपड़ा अच्छा होता नहीं था, और उसके बावजूद अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन वो सस्ता बेचता था, तो लोग सस्ते की तरफ जाते हैं। आप देखते हैं मार्केट में कि कोई अगर कह दे कि मेरे दुकान में 42 रुपये किलो चीनी है और कोई 40 टका किलो चीनी दे रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, जहाँ 40 के भाव में दे रहा है वहाँ चल जाएंगे, 42 वाला भाव में क्यों लें, 2 टका क्यों दे देंगे आप। उसके बाद भी आप ये नहीं देखेंगे कि चीनी में क्वालिटी क्या है, बस चीनी मिल रहा है ना, मीठा होगा ना, बस काम खत्म है। यही बात है यहाँ पर भी था कि सूती वस्त्र कपड़ा जो भारत में बुना जाता था वो कितना अच्छा है उसको देखना नहीं है। अंग्रेज जो बुन के ला रहे थे अब मशीन द्वारा, बस वो सस्ता होता था, लोग यहाँ पर लेता था। इस प्रकार कुटीर उद्योग को भी बर्बाद किया, कृषि को भी बर्बाद किया, और इन्हीं सब वजह से भारत में भी एक जो कृषक थे वो मजदूर बन गए। ठीक है, तो कृषक मजदूर में भी एक कह सकते हैं कि एक रोष पैदा हुई, और ये भी आगे चलकर
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए। सामाजिक कारण को देखेंगे तो सामाजिक कारण में देखिए क्या प्रॉब्लम है। सामाजिक कारण में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ब्रिटिश अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है, और यहाँ के लोगों को, भारतीयों को हेय दृष्टि से देखता था। बहुत जगह में ये भी लिखा मिलता था कि कुत्ता और भारतीय नॉट अलाउडेड, यानी कहने मतलब है कि यहाँ पर कुत्ता और भारतीय नहीं आ सकते। आप सोचिए कि भारतीयों को एक कुत्ता के समान मानता था, ठीक है, सोच के देखिए ये लोग कितना अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। अगर हमारे पास रेलगाड़ी के प्रथम डब्बा पे टिकट भी है तो हम उसको उस पर नहीं चढ़ पाते थे। भारतीयों को प्रथम श्रेणी के टिकट में टिकट ले रहने के बावजूद भी वो नहीं चढ़ पाते थे। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों में, होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, ठीक है। इससे इससे क्या होता था, भारतीय जनता में अंग्रेज के प्रति घृणा की भाव जागृत हुई, ठीक है। बहुत से सरकारी सेवा में पक्षपातपूर्ण नीति था, ठीक है। ऊंचे ऊंचे पदों पर भारतीयों को मिलता नहीं था, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम था। अब आपको याद होगा सूर्यनाथ बनर्जी के बारे में, जो पहला ICS जो पास किए थे, यानी कह सकते हैं UPSC पास किए थे, जिसका नाम सूर्यनाथ बनर्जी। इससे अगर पास हो भी जाता था कोई व्यक्ति भारतीय, तो उनको सैद्धांतिक रूप से कोशिश करता था कि उसको काम ना करने दें, उसको त्यागपत्र देना पड़ता था, और सूर्यनाथ बनर्जी त्यागपत्र भी दिए थे। इस प्रकार करके सामाजिक तौर पर भारतीयों को बहिष्कार किया, खासकर अंग्रेज़ों द्वारा, और इस वजह से भी भारतीय मन में एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी और आगे चल के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेंगे। अब धार्मिक कारण में देखेंगे तो धार्मिक कारण में बहुत से कारण हैं, जिसमें से आप खासकर देखिएगा कि बहुत से हमारे यहाँ कुरीतियाँ थी। आप जैसे कि कहेंगे कि खोंड जनजाति में मानव बलि प्रथा थी, ठीक है, इसको बंद किया, अच्छा काम किया। लेकिन भले आज हम पढ़ लिख कर सोचते हैं अच्छा काम किया, लेकिन उस समय उनके लिए अच्छा चीज़ था। वो मानव बलि प्रथा करता था, अपना करता था। जैसे कि खासकर बंगाल में सती प्रथा था, सती प्रथा पर बैन लगाया। अभी आपके मन में चल रहा अच्छा काम किया था, लेकिन उस समय के लिए जो सती प्रथा हुआ था वो ठीक था। विधवा विवाह आज भी प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रॉब्लम था। तो इसमें भी अंग्रेज ने काम किए कि विधवा पुनर्विवाह को फिर से लागू किया गया। ये अच्छा काम था, लेकिन उस समय के लिए भारतीय जनता के लिए अच्छा काम नहीं था, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ का बड़े बड़े जो महान पुरुष बने, जैसे कि राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वरेंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब ने खासकर धार्मिक आंदोलन में भाग लिए, ठीक है। और एक कह सकते हैं कि एक समानता, एकता और बंधुत्व की पाठ पढ़ाया गया, ठीक है। भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंका गया, और इस प्रकार एक यहाँ पर भी एक राष्ट्रवाद का उदय होगा, ठीक है। आगे चलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। ये आपकी स्थापना होगी 1885 में। ये भी कहीं न कहीं कोशिश किया जाएगा राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें आगे चलकर तीन व्यक्ति, जैसे आप लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने एक राष्ट्रवाद की एक अलग ही परिभाषा को गढ़ा गया, और फिर ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए, ठीक है। तो ये था आपका पास आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उस समय उसका क्या कारण था, क्या परिणाम हुआ, ठीक है, उससे भारत से क्या संबंध हुआ, अंतर संबंध क्या हुआ, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1914 में प्रारंभ होने वाली यह युद्ध दो गुटों, एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ध्यान रखेंगे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, मित्र राष्ट्र, और 1917 के बाद उसकी सहयोगी बना अमेरिका। यानी कौन कौन शामिल है, एक तरफ में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, इसको मित्र राष्ट्र कहते हैं। ठीक, दूसरी ओर जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जो ध्रुव राष्ट्र के रूप में था। 4 वर्षों तक लड़ा गया। इस युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व की राजनीति और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, किसी प्रकार से प्रभावित तो किया जरूर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय घटनाक्रम, कुछ तो घटनाक्रम घटी होगी, क्या घटी उसको देखते हैं। देखिए,
कहा जाता है कि कहा जाता है कि युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी, ठीक है, दो व्यक्ति हैं जैसे राष्ट्रीयवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों पर हर संभव सहयोग देने दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। ठीक है, कहा जाता है, ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर, कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय तिलक और गांधी ने भारत खासकर ब्रिटिश का सहयोग किया। सहयोग इसलिए किया था कि उन्हें लग रहा था कि सरकार हमें स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की मतलब स्वराज देंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़कर देखा कि भारतीयों का भ्रम टूटा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। 1915-17 में के बीच में क्या होगा, एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर एक क्या चलाएंगे, होम रूल लीग। ध्यान रखेंगे, होम रूल लीग चलाएंगे। ठीक है, प्रारंभ करेंगे। भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होगी। कहाँ कहाँ होगी, तो बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, संपूर्ण भारत में एक क्रांतिकारी घटना या क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया जाएगा। वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास, ठीक है, लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई। पहला ये कि कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, एक हो गए। दूसरे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। यहाँ दो बात ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि 1916 में कौन सी घटना घटी। घटना ये घटी कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। यहाँ पर से क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर में जो दो दड़ा बट गया था, दो गुट हो गया था। एक गुट कब हुए थे, सूरत में हुआ था। ठीक है, तो सूरत विभाजन में क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। तो 1916 में आकर फिर से दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, साथ ही साथ 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। ये भी चीज़ें कांग्रेस ने उसकी अनुमति दे दिया। खैर कांग्रेस सबसे बड़ी ये भूल थी उस समय का। ठीक है, नहीं देना चाहिए। कांग्रेस का मन में ये चल रहा था कि अगर मुस्लिम को हम ये चीज़ें दे देते हैं, प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा। ठीक है, और एक मतलब क्या कहा जाए कि साझा राजनीति चलाने की प्रयास किया जाएगा। समझौता भी हुआ। इस दौरान इस युद्ध काल के दौरान ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रह कौन कौन है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद हुआ, सॉरी आंदोलन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको चंपारण याद रखें 1917 की घटना है। इसके बाद खेड़ा 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूर भी 1918। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें मिलान करने की देता है कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा कौन पहले कौन बाद में। ठीक है, ध्यान इस बात को रखिएगा, चंपारण और खेड़ा दोनों ये कृषक आंदोलन है या कृषक सत्याग्रह है। ठीक है, तो इसके बीच अहमदाबाद में है मिल मजदूरों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दो कृषि के बीच में एक मिल मजदूर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब पहले चंपारण होगा। ठीक है, पहले चंपारण होगा, इसके बाद अहमदाबाद। ठीक है, एक मिल मजदूर वाला बात है। ठीक है, अहमदाबाद, इसके बाद एक होगा आपका खेड़ा। ठीक है, इस प्रकार मिलान कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में क्या होगा, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होगा, जिसमें किसी भारतीयों को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। ठीक है, और विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी, उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया, जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाने गए। ठीक है, यहाँ कहानी इस बात की है कि भारत ने 1914 का प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज को इसलिए साथ दिया था ताकि कुछ रियायत देंगे, लेकिन दिया क्या मुझे, रॉलेट एक्ट, ऐसा काला कानून जो किसी व्यक्ति को कभी भी पकड़कर बंद कर सकते थे। ठीक है, इसी का विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, जब इतना कुछ होने के बाद सरकार को अब लगने लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो 1919 का एक अधिनियम आया
जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है या मॉनिटरी ट्रांसपोर्ट सुधार भी कहते हैं। ठीक है, इस सुधार में कोशिश किया गया कि प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कोशिश किया गया कि केंद्र के दोनों सदनों, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी निचला सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो उच्च सदन था, इस सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि भारतीय राष्ट्रवादी को थोड़ा सा राहत मिले। लेकिन मगर ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों के आगे बहुत आगे बढ़ चुका था और स्वराज या राजनीति की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अतः वे लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। यानी कहने का मतलब है कि एक बड़ी आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। आगे बढ़ते हैं, यही बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम युद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव कैसे कैसे पड़ा, खिलाफत आंदोलन के रूप में भी सामने आया। हुआ यूँ था कि प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की जो इस्लामी दुनिया की राजनीति और आध्यात्मिक नेता खलीफा था कि हार हो चुकी थी। ठीक है, अब वहाँ पर जो हार हो चुकी थी तो एक अफवाह फैली कि ओटोमन सम्राट पर एक सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। इससे भारतीय मुसलमानों में नाराज़गी बढ़ी और इसके साथ साथ इधर ये भी वाला घटना हो चुका था। 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो चुका था। तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच साझी राजनीतिक जमीन पहले ही तैयार कर दिया गया था। इस स्थिति को गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हैं कि भारतीय मुसलमानों में एक नाराज़गी थी। ठीक है, नाराज़गी बढ़ रही थी और इसका एक सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि दूसरी बात ये भी था कि उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध में का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ था कि गोरों के प्रति यानी अंग्रेज़ों के प्रति जो प्रतिष्ठा थी वो घटी थी। इसी बीच क्या होता, 19 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। चंपारण एवं खेड़ा कृषक आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक आंदोलन के नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्र पहचान बनाई थी। कहने का मतलब है कि जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे जनवरी 1915 में तो वो अपने गुरु से मिले। ठीक है, गोखले से मिले। गोखले से मिलने के बाद उसने कहा कि अगर भारतीय राजनीति में कदम रखना चाहते हैं तो कम से कम आप 1 साल के लिए आप पूरा भारत का भ्रमण कीजिए। भ्रमण किए, रचनात्मक कार्य किए। उसी बीच में साबरमती नदी के पास अहमदाबाद में एक आश्रम बनाए, इस साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी इसी बीच में 17-18 में 3 सत्याग्रह हुआ जिसका उसने सफलता प्राप्त की, जिसमें से चंपारण है, खेड़ा है और अहमदाबाद मजदूर मिल है। इससे गांधी जी का छवि सुधरा और एक कह सकते हैं एक प्रभावशाली नेता के रूप में सामने आए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर से एक नया टॉपिक आ रहा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। ठीक है, तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत में उस समय 1917, 18, 19, 20 की बातें हैं। ठीक है, तो 17 में अब देखा गया कि यहाँ पे भारत में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी नेताओं की क्रांतिकारी घटना घट रही है। इसको दबाने के लिए उस समय का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया। ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद का मतलब आज का लोकसभा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज का लोकसभा। ठीक है, पारित किया गया और इस अधिनियम के अंदर विशेष न्यायालय गठन के प्रावधान था जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा न्यायालय जो भी निर्णय देगा उस निर्णय को आपको मानना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, किसी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी सरीखे नेता ने इससे अनुचित स्वतंत्रता की हनन करने वाला तथा व्यक्ति की मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। इसी के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कई जगह पर आंदोलन हिंसात्मक हो गई। विरोध की अंतिम परिणति 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
ठीक है, हत्याकांड हुआ। इसमें क्या हुआ था देखिए, हुआ यूँ था कि 6 अप्रैल को जो देशव्यापी हड़ताल हुआ था के बाद 9 अप्रैल 1919 को दो अस्थायी नेता पंजाब के, नाम है डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों को हत्या कर दी, या इससे अधिक लोगों की हत्या हो गई। खैर, ब्रिटिश सरकार ने 300 कुछ लोगों की हत्या का जिम्मेदार मतलब माना था, कितना लोग हत्या हुई थी, लेकिन 1000 से अधिक लोगों की हत्या हो गई थी। ठीक है, इस नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर, और इसके बाद गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है, यहाँ पे संकरन इस तरह का होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग सही नहीं है। शंकरन नायर ने अपना वायसराय कार्यकारिणी परिषद त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि भी त्याग दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में बता चुका हूँ, क्या कि इसमें एक चीज़ बातें थी, गांधी की ओटोमन जो साम्राज्य था, उस जो खासकर तुर्की में, तो इस्लामी दुनिया का एक नेता थे, आध्यात्मिक नेता खलीफा, उसकी हार हो चुकी थी, और साथ साथ ये भी अफवाह फैली थी कि ओटोमन साम्राज्य पर एक सख्त शांति कानून, शांति संधि थोपी जा रही है, जिसमें से भारतीय मुसलमानों को नाराज़गी हुई और भारतीय मुसलमान ने यहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा, जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन में महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में समर्थन पाकर खिलाफत आंदोलन काफ़ी सशक्त हुआ। नवंबर 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बन चुके थे। इससे गांधी जी भी हिंदू मुस्लिम एकता का महान अवसर के रूप में देखा। ठीक है, बहुत लोग आलोचना भी करते हैं गांधी जी की इस बात को लेकर कि आपको खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए था, लेकिन इतिहास में जाएंगे आपको समझ में आएगा कि किस लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। क्योंकि उसका मन में चल रहा था कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके आगे वो एक नए आंदोलन चलाना चाह रहे थे, जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्य के विरोध में दो प्रस्ताव पारित किया गया। एक है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय और दूसरा है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय और खिलाफत मुद्दों पर, तो दूसरा है पंजाब के निर्दोष लोगों की हत्या। ठीक है, कहने का मतलब है कि सितंबर 1920 में एक कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था, उस अधिवेशन में ये बात सामने आई कि दो मुद्दों को लेकर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा। पहला मुद्दा ये होगा कि खिलाफत के आंदोलन को लेकर एक मुद्दा ये होगा, और सेकंड मुद्दा होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर। ठीक है, तो दिसंबर 1920 की ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा स्वशासन की जगह स्वराज्य लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि असहयोग आंदोलन, तो ये ध्यान रखेंगे ये आंदोलन कब चलाई गई थी। ठीक है, देखिए इस बुक के अनुसार जो लिखा हुआ है उस पर अगर हम गौर करें तो बातें कुछ और होगा, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो बुक में है उसी को लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कुछ चल रहा हो तो ध्यान देंगे इस बात को लेकर कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी आप जो बुक में है उसको लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन था। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई, लेकिन आपको मिलेगा 1 अगस्त 1920। ठीक है, यही बातें आपको नज़र आएगा। तो खैर जो बुक में है आप उसको लेके चलिए, जनवरी 1921 अगर इस तरह करके देता है ऑप्शन तो याद रखेंगे। ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, साथ ही छात्रों को स्कूली सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्र विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हुई। अगर मान लिया जाए कि सरकारी स्कूल को छोड़ दिया जाएगा, सरकार द्वारा चलाए गए स्कूल, खासकर अंग्रेजी स्कूल या अंग्रेजी द्वारा स्थापित स्कूल को छोड़ दिया जाए तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इसके लिए राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की गई, साथ ही साथ
जामिया मिलिया इस्लामिया इस कॉलेज की स्थापना किया गया। इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे इसी समय प्रिंस ऑफ वेल का स्वागत किया गया। कब आए थे? 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मी की जान ले ली। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन होगा, लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि आंदोलन लंबा चल रहा था। ठीक है, और 1 साल होने के बावजूद भी कुछ मिला नहीं। जब गांधी जी ने कहे थे कि 1 साल में मुझे स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सरकार क्यों स्वराज की प्राप्ति, क्यों सरकार को आपकी बात को मानेगा, क्योंकि वो मेरी बात क्यों मानेंगे। बात यहाँ पर ये भी था, 1 साल हो चुका था, लंबा चल रहा था आंदोलन, लोग बहुत को खिसिया चुके थे इस बात को लेकर कि कुछ मिल नहीं रहा है। इसी बीच में गोरखपुर के चोरी नामक जगह पर एक जुलूस जा रहे थे, उसी बीच में खासकर पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है। अब पुलिस भागकर एक अपने थाने में चौकी में घुस जाते हैं, चौकी को बाहर से बंद कर देते हैं आंदोलनकारी लोगों ने और आग लगा देता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है या जल के मर जाते हैं। ठीक है, इसी बीच में गांधी जी अहमदाबाद में थे। ठीक है, सूचना देते यहाँ के लोगों ने, गांधी जी को मन में हुआ कि अब क्या होगा। ठीक है, इसने अब तो ये हिंसात्मक आंदोलन हो गया, अब यहाँ सरकार हमारे खासकर भोले भाले जनता को मारेंगे पीटेंगे, बहुत सी घटनाएं घटेगी। इसी सोचकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को, ध्यान रखेंगे ये डेट याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को एक निर्णय लिया और इस आंदोलन का स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तब गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 में गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कारावास की सज़ा दे दिया गया। ठीक है, यानी करने मतलब है कि 6 वर्ष तक उसे मतलब जेल की सज़ा दिया गया, लेकिन 6 वर्ष जेल में रहे नहीं, बल्कि 1924 में बाहर निकल गए थे और बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में पहली बार गांधी जी का अपना अध्यक्षता की और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जहाँ पे गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफ़ी विस्तृत था। कहने का मतलब है 1930 में जो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ये आंदोलन पहले के तुलना में ज़्यादा विस्तृत था, यानी कहने का मतलब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी ज़्यादा विस्तार था, यानी विस्तृत था। ठीक है, चलिए सविनय आंदोलन के कारण के क्या क्या है आप इस शीर्षक से समझिए। पहला है देखिए साइमन कमीशन। पहली बात तो ये समझेंगे कि साइमन कमीशन की स्थापना क्यों किया गया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन की स्थापना करने की क्या वजह थी? तो वजह ये थी कि ध्यान से बात कर रखिएगा कि 1919 के अधिनियम में ये बातें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया गया था कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इस सुधारों के समीक्षा हेतु मतलब समीक्षा होगी, और तो 10 वर्ष से पूर्व ही नवंबर 1927 में ही ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की गठन किया, जिससे आमतौर पर हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस कमीशन में 7 मेंबर थे और सभी अंग्रेज थे। ठीक है, और इस कमीशन का अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस कमीशन का उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारतीयों ने इस कमीशन का पुरजोर विरोध किया। विरोध करने क्या कारण था? ठीक है, विरोध करने कारण था, एक ध्यान रखें इस बात को लेकर, मुख्य कारण था कमीशन में एक भी भारतीय न होना और साथ ही भारत के स्वशासन संबंधी निर्णय विदेशी द्वारा किया जाना। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत में एक स्वशासन की स्थापना करने जा रहे हैं या संविधान की स्थापना होगी या संवैधानिक प्रावधान की स्थापना होगी, तो ये स्थापना क्या विदेशी लोग करेंगे। हम यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर कमी है क्या? ठीक है, और मान लिया जाए कि ठीक है 7 मेंबर हैं, तो अगर 4 मेंबर विदेशी भी हो तो 3 मेंबर कम से कम भारतीय को दीजिए। यहाँ पर सभी का सभी मेंबर अंग्रेज हैं,
ठीक है, सभी के सभी मेंबर अंग्रेज हैं, इसलिए इस कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा, ध्यान रखेंगे। इस कमीशन को हम वाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका पुरजोर विरोध किया और इस विरोध में पहली बार साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, ठीक है, और इसे काले झंडों स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों ने इसे साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया और ये एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में साइमन कमीशन का रिपोर्ट को नहीं माना भारतीयों ने, तो फिर साइमन कमीशन ने कहा कि आप भी एक रिपोर्ट दीजिए। तो उस रिपोर्ट जो देंगे उसी रिपोर्ट का नाम होगा नेहरू रिपोर्ट, जो खासकर कांग्रेस की तरफ से होगा। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारतीय सचिव बर्कन हेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को मान्य होगा, ठीक है। भारत सचिव की चुनौती को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक रिपोर्ट देंगे मोतीलाल नेहरू द्वारा, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। खैर, इसमें एक बात कहा गया था, अंग्रेज तो बहुत चालाक व्यक्ति, ठीक है, उसने एक बात कहे थे कि आप मुझे ऐसा रिपोर्ट दीजिए जो सभी दलों और सभी गुटों को मान्य होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए मुस्लिम लीग कभी नहीं मानेंगे कांग्रेस की बात को, क्यों मानेंगे वो, ठीक है। जब मुस्लिम लीग नहीं मानेंगे तो फिर नेहरू रिपोर्ट खारिज हो गया, तो फिर मुस्लिम लीग को कहेगा कि तुम रिपोर्ट दो। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखा, लेकिन उसको भी कांग्रेस ने नहीं माना। अंत में किसकी बात तय होगी? साइमन कमीशन की बात ही तय होगी, जिसमें से ब्रिटेन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन होगा, जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेंगे यानी कांग्रेस भाग लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई, ध्यान रखेंगे 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुआ, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुई, ठीक है। इससे भी आप कह सकते हैं कि सभी नवविज्ञान के तरफ लोग आगे बढ़ें। साथ ही साथ है समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, तो यहाँ पर कुछ वामपंथी विचार भी सामने आए, ठीक है। वामपंथी विचार भी कांग्रेस के अंदर में उदय हुआ, घुसा। खासकर इसमें से इस नई प्रवृत्ति का जन्म होने के बाद जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी उस तरफ गए उसके विचार में। अतः वामपंथी दबाव का संतुलन हेतु आंदोलन का नए कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ा, यानी समाजवाद का प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ क्रांतिकारी आंदोलन का उभार भी हुआ। तो इस समय भारत में क्या स्थिति एक विस्फोटक की तरह था, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस सरकार की विरोधी विचारधारा का उग्र बना दिया गया। बंगाल विभाजन हुआ, इसका भी एक अलग बातें थी। फिर अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार को लूट लिया गया था, जिसे लूटने में जो महान साथ दिए थे उनका नाम है सूर्य सेन, जिसे बहुत लोग इसे उसका उपनाम मास्टर दा के नाम से भी जानते थे। ये भी वाली बात सामने आई, ठीक है। तो इस प्रकार करके उस समय क्रांतिकारी आंदोलन का उभार चल रहा था, ठीक है। इसके साथ ही साथ पूर्ण स्वराज की मांग भी थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग भी थी। कोशिश ये हुआ था कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और तथा स्वतंत्रता की घोषणा की प्रस्ताव पढ़ा और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह का एक नई लहर जागृत हुई, ठीक है। कहने का मतलब है, देखिए 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1930 को रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में जब लोग सो रहे थे तब ये नेहरू जी तिरंगा फहराए और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और पूरे देश में उत्साह का एक नए लहर जागृत हुई, ठीक है। फिर भी गांधी जी ने समझौतावादी रुख अपनाए, ठीक है, रुख अपनाए। लेकिन क्यों समझौता करेंगे लॉर्ड इरविन, ठीक है। गांधी जी ने आंदोलन से पूर्व लॉर्ड इरविन से मिला और 11 सूत्री मांग रखा। सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में
कहा कि आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन इरविन ने मांग को मानने से मानना तो छोड़ दीजिए, गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग रखा था इरविन के पास, इरविन कहा जाता है इरविन तो गांधी जी से मिला तक नहीं, तो मांग को क्या मानेंगे। ठीक है, जब नहीं माने तो गांधी जी ने बाध्य होकर एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसे स्टार्टिंग होगा दांडी मार्च से। ठीक है, तो देखिए दांडी मार्च कब से कब तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू दांडी यात्रा से की। ठीक है, ध्यान रखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा की। 24 दिन तक चले, 250 किलोमीटर की पद यात्रा किए और करने पर 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें, एक बात ध्यान रखिएगा, वो जगह में आपको ये 250 किलोमीटर कहीं कहीं कुछ और दिया रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो बुक में दे रखा हुआ है मैं उसी बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, अब बुक में जो है सरकार उसी को मानेगी। ठीक है, आप लूसेंट उठाएंगे, लूसेंट में कुछ और दिया होगा, सरकार लूसेंट को नहीं मानेगी। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में अपोज करना हो तो आपको फिर से उस सरकार की बुक पे जाना पड़ेगी, चाहे वो एनसीईआरटी लीजिए या एससीईआरटी लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 250 किलोमीटर लिखा हुआ, अधिक दिमाग मत लगाइएगा, जो ये लिखा हुआ उसी को मान के आप चल जाइएगा। अगर पूछता है क्वेश्चन तो आप टिक करके आना है। ठीक है, तो 24 दिन की यात्रा किया, 250 किलोमीटर की पद यात्रा किया, 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे, 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक पानी से नमक बनाए और फिर नमक कानून का उल्लंघन किया। अब यहाँ पे आपके मन में ये आना चाहिए कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना। ठीक है, बहुत ऐसे भारतीय थे जो अंग्रेज को अच्छा मानते थे। ठीक है, वो कहता ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, तो गांधी जी ने कहा कि जिस अंग्रेज को आप अच्छा मानते हैं, चलिए मैं एक अदना सा चीज़ नमक, आपको पता है आज भी नमक को बाहर फेंक के लोग रखते हैं। कहा जाता है कि इंडिया में एक प्रथा है, भारतीय में एक प्रथा है, भारतीय में संस्कृति है कि नमक चोरी नहीं करता है, नमक किसी से उधारी नहीं लेता है। ठीक है, आप देखते होंगे नमक किसी से मांगता लोग नहीं है। ठीक है, नमक ख़त्म होने से पूर्व नमक लेके आते मार्केट से, नमक अगर किसी से लिया 2 रुपया उनको दे देता है, ताकि नमक कहता है नमक हलाली नहीं, अच्छा चीज़ है। ठीक है, कहने के मतलब ये है कि नमक उधारी से चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी का नमक खाए हैं तो नमक का कीमत चुकाना पड़ेगा। ठीक है, याद कीजिए सांभा को। ठीक है, सरदार मैं आपका नमक खाया हूँ, याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाली बात है, गांधी जी ने कहा कि आप जिस अंग्रेज को बहुत अच्छा मानते हैं, मैं चले नमक के कानून को तोड़ता हूँ, जो नमक को पूछता नहीं है वो भी नमक हमको बांटने के नहीं देंगे। ठीक है, जबकि ये नमक कुछ भी और चीज़ लेते हैं तो हो ना हो आम जनमानस से नहीं जुड़ पाता। ठीक है, क्योंकि नमक हर किसी किचन में नमक होता है, बिना नमक का कोई खाना खाता नहीं है। लेकिन हाँ, शौक से किसी एक दिन नहीं खाएं अलग बात है। ठीक है, लोग सप्ताह में एक दिन नमक नहीं खाता, ये बात अलग है, लेकिन नमक तो लोग खाते हैं। नमक नहीं खाए सप्ताह में एक दिन, समझ में आपको आ जाएगा नमक कितना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाए, नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, अब इसके लिए नमक सत्याग्रह का प्रसार भी हुआ पूरा इंडिया में। कहाँ कहाँ प्रसार हुआ, कैसे कैसे प्रसार हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तमिलनाडु के तंजौर तट पर, समुद्र तट पर सी राजगोपालाचारी ने क्या किया, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक का नमक यात्रा की। ठीक है, मलाबार तट पर ध्यान रखेंगे के केलप्पन ने कालीकट से पोथानूर की नमक यात्रा किया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की, इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह का सबसे तीव्र प्रतिक्रिया कहाँ हुई थी, धरासना में हुई थी। यहाँ सरोजिनी नायडू और इमाम साहब इत्यादि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिस दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बिहार में आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, तो बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर का विरोध
में आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक बात ध्यान रखें, चौकीदार को उस समय और आज भी चौकीदार को उस समय थाना का कह सकते गुप्तचरी करता था, आज भी वही करते हैं चौकीदार। ठीक है, गांव में चौकीदार जो होते हैं उनका क्या काम है कि गांव में कोई घटना घटी थाना को सुना दे। ठीक है, तो लोग इस चीज़ चौकीदार को सही मानता नहीं था, क्यों कहता था कि आप अंग्रेजी का मुखबिरी करते हैं। ठीक है, अंग्रेज का मुखबिरी हो रहा है कि गांव में कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा घटना हो रहा है, सबकी खबर चौकीदार पहुंचा रहे हैं थाना तक। ठीक है, और थाना के लोग आते थे, खासकर अंग्रेज आते थे और गांव को सही करता नहीं था वो लोग। ठीक है, आज मान लीजिए कि गांव में कोई घटना घटा, चौकीदार ने थाना तक पहुंचाया, किसी को अच्छा लगा किसी को खराब लगा। ठीक है, तो ये वाली बात उस आज भी जो हो रहा है उस समय की बातों को जोड़ के देखिए आप। ठीक है, सिवान जिले में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन में नेतृत्व किसने किया था? गंगा प्रसाद राय ने किया था। बाद के दिनों में ये आंदोलन कहाँ कहाँ पहुँचा? मुंगेर, भागलपुर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय। ठीक है, इस क्षेत्र में फैल गया। सविनय अभियान के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस सारी बात ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछेगा भी आपसे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना के स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व हसन इमाम ने की, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। ठीक है, गंगा में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में, कर के होगा यहाँ पर दोनों में सट गया है, कर के विरोध में आंदोलन चलाया। ठीक है, आगे चलकर जब सविनय अभियान आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे कांग्रेस, तो फिर इसमें गांधी जी को मानने के लिए, कांग्रेस को मानने के लिए एक पैक्ट होगा जिसका नाम होगा गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो ये कब होगी? 1931 में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट होगी। तो अंग्रेज सरकार गांधी जी के साथ समझौता किए, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये घटना कब घटेगी? 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता संपन्न हुई। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हुए। यानी पहला में भाग नहीं लिए थे, सेकेंड में भाग लेने के लिए गांधी जी सहमत हुए। ठीक है, अच्छी बात है, सहमत हुए। गांधी जी यहाँ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए। ठीक है, और लंदन जाएंगे राजपुतना नामक जहाज़ से। गांधी जी एकमात्र व्यक्ति होंगे जो कांग्रेस के आधिकारिक मेंबर के तौर पे जाएंगे। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जरूर गए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिससे गांधी जी को वहाँ से निराश होकर वापस लौटना पड़ा। ठीक है, निराश होकर वापस लौटना पड़ा। और जब देखें गांधी जी वापस लौटे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया था। गांधी जी ने दोबारा सविनय अभियान शुरू जरूर किया। ठीक है, लेकिन पहले जैसा धार नहीं था, लोग में उत्साह नहीं था। इस वजह से गांधी जी ने 1934 में सविनय अभियान को पूर्ण रूप से वापस ले लिए और गांधी जी चले गए रचनात्मक कार्य में। फिर से 1934 से गांधी जी पूरी तरह से बीच में वैकेंट हो जाएंगे, एकदम पूरा खाली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी बीच में होगा क्या कि इसी बीच में इससे पहले की घटना में कुछ आंदोलन के बारे में चर्चा किया जाएगा। इसमें पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह भी बहुत को कहता है इसे। 1917 में हुआ। यूँ था कि बिहार तथा बंगाल में नील उत्पादक किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, दयनीय स्थिति थी। बिहार के चंपारण में क्या था, 3 कठिया पद्धति चल रहा था, जिसमें से किसानों को 3/20 भाग में नील खेती करना पड़ता था। ठीक है, और ये जो नील खेती जहाँ पे होती थी वो संभवतः सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होता था। और नील खेती यहाँ किसान नील खेती करना नहीं चाहता था क्योंकि भूमि उसका उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। और साथ ही साथ पहले भी क्या पहले ठीक था कि नील खेती कर रहे हैं तो अच्छा दाम भी आ रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि विश्व के मार्केट में जर्मनी में क्या हुआ, एक कृत्रिम नील बनना शुरू हो गया और जिससे परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विश्व बाजार में भारतीय जो नील था उसका मांग गिर गई। अब मांग जब गिर गई तो यहाँ पर से ये होगा कि मांग गिरने के बाद चंपारण किसानों को कहा गया नीलहे द्वारा या नील खेती का मालिक द्वारा कि आपको अगर नील खेती नहीं करना है तो मुझे कुछ रुपया दीजिए, पैसा दीजिए और नील की खेती से आप दूर हो सकते थे। ठीक है, तो नीलहे के अत्याचार से
चंपारण किसान त्रस्त थे। इसी समय 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इसका सबका ध्यान इस तरह आकृष्ट किया और गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। जब गांधी जी मोतिहारी पहुँचे तो वहाँ उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए खतरा समझा गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और सरकार ने उसे चंपारण छोड़ने के लिए आदेश दिया, ठीक है, कि आप चंपारण से यहाँ से चले जाइए। परंतु गांधी जी ने वहाँ से जाने के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए, जनता के प्रति दायित्व को समझते हुए यह आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। परंतु बिहार सरकार के कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। कहने का मतलब है कि सरकार ने उसे जो गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया, तो चंपारण के या बिहार के न्यायालय ने, जिला न्यायालय ने ये कहा कि आप इसका जो भी आप केस किए हैं वो वापस लीजिए, और वापस लेने की बात किया गया, मुकदमा वापस लिया गया। बाद में चल के गांधी जी ने एक दबाव बनाया, और दबाव बनाकर सरकार को दबाव बनाया, साथ ही साथ सरकार दबाव में आकर एक कमेटी गठन किया गया जिसका नाम होगा चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है। क्या नाम है? चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठन किया गया। इस कमेटी का मेंबर के रूप में गांधी जी थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया व्यवस्था समाप्त किया जाए, ठीक है। कमेटी ने इन सिफारिश को 1919 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1919 एक्ट में ये बातें सामने लेकर आया गया, ठीक है। जब ये कमेटी ने कहा गया था कि आप तिनकठिया पद्धति यानी 3 कट्ठा 1 बीघा में 3 कट्ठा ज़मीन पर जो नील की खेती होती थी उसको बंद कीजिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि बढ़े हुए लगान के दरों में कमी की जाए, और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से किया चुकी है उसका 25% किसानों को लौटाया जाए, ठीक है। इस प्रकार की बातें थी। गांधी जी के सहयोगी के रूप में चंपारण में ध्यान रखेंगे कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा, आचार्य कृपलानी थे, गोरख प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, और धरणीधर प्रसाद थे, ठीक है। ये सब का नाम याद रखिएगा। क्या पता ये आपसे पूछ देंगे कि गांधी जी के साथ में कौन कौन थे। और चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी, ठीक है। आगे है खेड़ा सत्याग्रह, याद रखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। इसमें भी किसान वाली कहानी थी। गुजरात में लगान की माफ़ी की मांग कर रहे थे, क्योंकि 1917 में क्या हुआ था, अधिक बारिश हुआ था। इस बारिश से खरीफ फसल यानी धान की फसलें की क्षति पहुंच चुकी थी। इस वजह से वहाँ किसान लगान देने की इनकार कर रहे थे। गांधी जी ने इसका हस्तक्षेप किए, और 22 जून 1918 गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीना तक चली। और वहाँ के जो सरकार के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि आप उसी से टैक्स लीजिए जो टैक्स देने में सक्षम है। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। आगे है एक मोपला विद्रोह, ठीक है। ये पहले स्टार्टिंग में तो किसान विद्रोह था, लेकिन आगे चल के सांप्रदायिक विद्रोह के रूप में सामने आएगा, ठीक है। देखिए होता यह है कि आधुनिक केरल के मलाबार तट पर किसान का एक बड़ा विद्रोह था, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। मोपला क्या था? स्थानीय पट्टेदार या खेतिहर किसान थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी या नायर भूस्वामी उच्च जाति के हिंदू थे, ठीक है। यानी हिंदू मुस्लिम के बीच कहानी है। इसलिए मैंने बोला कि ये स्टार्टिंग तो होगा कृषि आंदोलन के रूप में, लेकिन आगे चल के ये सांप्रदायिक रूप ले लेगा, ठीक है। तो 1921 में ये एक नई स्थिति पैदा हुई, ठीक है, स्थिति उत्पन्न हुई कि जब कांग्रेस ने किसान के हित में भूमि एवं राजस्व सुधार की मांग और खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया, तो इसी नई स्थिति से उत्साह होकर मोपला विद्रोह ने एक धार्मिक नेता, नाम है अली मुसालियार, को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमला आरंभ कर दिया। परिस्थिति को गंभीरता देखते हुए अक्टूबर 1921 में इस विद्रोह के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की गई और सबको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, कोई इसमें हत्या भी हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे एक है बारदोली सत्याग्रह। कब की घटना है? 1928 की घटना है। तो बारदोली तालुका जो गुजरात में था,
वहाँ भी लगान विरोधी के लिए किसान आंदोलन चल रहा था। किसानों के बीच में एक असंतोष की भावना जागृत हुई थी। किसान द्वारा गठित बारडोली जांच आयोग की सिफारिश से भी किसान असंतुष्ट थे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरोध आंदोलन खड़ा किया। ठीक है, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी बारडोली सत्याग्रह से ही मिला था और उन्होंने किसान की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी उसमें भागीदारी का अवसर दिया गया। बहुत पूछा गया क्वेश्चन ये है कि बारडोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे वहाँ की महिलाओं ने दिया था। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि महिला अगर ना रहे बारडोली सत्याग्रह तो महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के सुझाव पर बारडोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। ठीक है, आगे है किसान सभा गठन। तो 1920 में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है, 1922 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा गठन हुआ था, किंतु इससे अधिक व्यापक शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुई जब स्वामी सहजानंद बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा में की विधिवत स्थापना की। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा गठन किया गया। उसी समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ। ध्यान इस बात का रखें दोस्तों कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता भी किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आगे एक और है खासकर अहमदाबाद मिल मजदूर कब की घटना है? 1918 की घटना है। इसमें भी महात्मा गांधी, ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी के नाम जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान इस बात का रखिएगा, अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूर को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनका वेतन वृद्धि की। लेकिन जो ही महामारी समाप्त हुई तो क्या किया गया? उस बिल को वापस ले लिया, मतलब वेतन जो वृद्धि हुआ था उसको वापस कर लिया गया। इससे मजदूरों में असंतुष्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उसके उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती करके उनके लिए कष्टदायक हो चुका था। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अंततः उन्हें उनके सुझाव से बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित किया गया। ठीक है, और इसी बीच अक्टूबर 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी एटक, ध्यान रखेंगे AITUC एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया। ठीक है, साथ साथ में आगे जनजातीय आंदोलन भी है। ठीक है, इनको भी देख लीजिए। इसमें देखिए दक्षिण भारत की गोदावरी पहाड़ी के पुराने रंपा प्रदेश में भी अशांति थी, जहां 1916 की ईस्वी में विद्रोह हुआ। इसने 1922-24 में अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह का भूमिका कार्य किया। फिर आगे चल के 6 मई, यहाँ पे मई होगा, ध्यान रखेंगे 6 मई। ठीक है, 6 मई 1924 को सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें गोली मार दी गई। ठीक है, सितंबर 1924 में इस विद्रोह को दमन कर दिया गया। उड़ीसा के सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1924 में खोंड विद्रोह 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। फिर नागपुर क्षेत्र के उरांव के बीच में वैसे एक विद्रोह भड़का, लेकिन ये विद्रोह कब हुई थी? 1914 से 1920 के बीच में ये विद्रोह चला था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने। इस विद्रोह को क्या नाम दिया गया था? तना भगत आंदोलन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और भारतीय राजनीतिक दल को देखते हैं। ठीक है, कुछ राजनीतिक दल यहाँ पर सामने आएंगे। इसमें से कुछ नाम है, देखिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की गठन कब हुआ था? 1838 में हुआ था। किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1843 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। किसने किया था? सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। पुनर्सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुआ था। किसने किया था? महादेव गौरीनारायण ने किया था। आगे इंडियन लीग की स्थापना कब किसने किया था? 1875 में हुआ था। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। मद्रास महाजन सभा का स्थापना किसने किया था? बी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चारुल ने किया था। कब किया था? 1884 में किया था। ठीक है, इस प्रकार करके आप सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और
और अगर आपको अधिक इनके बारे में जानना है, ध्यान रखें दोस्तों, अधिक जानना है तो इसी चैनल के माध्यम पे आप जाएंगे, ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शायद प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाएंगे, आपको कांग्रेस से पूर्व स्थापित जितनी भी संस्थाएं थी उनके बारे में डिटेल के रूप में आपको मिल जाएगा। और आगे जो टॉपिक भी है, ठीक है, इसी चैनल के माध्यम पे जाएंगे, आप अधिक जानना चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 2 वीडियो होगा, शायद आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, नहीं तो फिर आप वीडियो सेशन में जाएंगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह संस्था भारत में पहले यह संस्था भारत के पहले अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी, ठीक है। कहने मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत के पहले अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। 25 से 28 दिसंबर 1885 को पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक प्रस्तावित थी, परंतु दुर्भाग्यवश पुणे में प्लेग फैलने के कारण यह बैठक के स्थान में परिवर्तन कर दिया गया। कहाँ हुआ था, नीचे देखिए लिखा हुआ, यह बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 को हुआ, और यहीं यह संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय कांग्रेस कर दिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, वेंकट चंद्र बनर्जी ने किया था, और इसमें कुल कितने व्यक्ति थे, 72 सदस्य शामिल हुए थे। दोस्तों इसके बारे में आपको अधिक जानना है तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जाकर इसी चैनल के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामपंथ और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो वामपंथ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वामपंथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बनने शुरू हो गया था। उसी समय इन विचारों से जुड़े लोग, खासकर मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि के नाम प्रमुख हैं, ठीक है। इन लोगों का विचारधारा साम्यवादी की तरह है, ठीक है। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय यानी एम एन राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने साम्यवादी लोगों के दमन शुरू किया और पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, कानपुर षड्यंत्र केस 1924, मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33 के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। और इससे एक भारत में, एक जनमानस में एक अजीब टाइप का माहौल पैदा हुआ, ठीक है। दिसंबर 1925 में सत्य भक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ठीक है। और अब तक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, उस समय तक न जाने कितने मजदूर संगठन की स्थापना हो चुका था, जिसमें से देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1929 में M.N. जोशी नेतृत्व में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हो चुका था। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने कर दिया था, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर चुके थे, ठीक है। अब मुस्लिम लीग की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में कहा जाता है कि नवाब मोहसिन उल मुल्क 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं की प्रतिनिधि मंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए गए, ठीक है, मिलने के लिए गए। लेकिन इससे पहले एक बात आपको समझना होगा कि भारत में खासकर जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना में खैर डफरिन ने जश्न मनाए थे, लेकिन आगे चल कर कहा जाता है ना कि बेटा बिगड़ गया वाला कहानी है, ठीक है। तो बेटा बिगड़ गया था और अंग्रेज़ को लग रहा था कि अब ये हिंदू को पार्टी घोषित किया जाए और मुस्लिमों को अपने तरफ खींचा जाए। तो मुस्लिमों को खींचने के चक्कर में क्या हुआ कि मुस्लिमों को एक बढ़ावा दिया गया, और ख़ासकर सर सैयद अहमद खान को भी अपने तरफ खींचने की कोशिश किए अंग्रेज़ों ने। और सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो इंटर कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किया था। और ख़ासकर ये कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान को कभी भी ये खासकर कांग्रेस के सपोर्ट नहीं किए, और ये
कहा जाता है कि अंग्रेज ने इसको थोड़ा प्रश्रय दिए, इस चक्कर में भी ये बातें सामने खुल के आती है। खैर अलग बात है। इसके मतलब कहने मतलब है कांग्रेस के अगेंस्ट में एक पार्टी स्थापना करने की बात अंग्रेज़ के मन में आएगा, जिसमें मुस्लिम लीग की तरह आगे बढ़ेंगे ये। ठीक है, तो मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाएंगे कांग्रेस, खासकर अंग्रेज़ द्वारा। तो इसमें देखिए 35 मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधि मंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिले। लॉर्ड मिंटो ने आश्वासन दिया कि आप पार्टी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मैं कुछ करूँगा। ठीक है, तो इस तरह आगा खां मुस्लिम लीग की स्थापना का नींव डाली। इसके बाद ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी नामक संस्था की सुझाव दिया और इसका सम्मेलन 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया, जहां इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया और एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन का नींव पड़ी। अगर आपको मुस्लिम लीग की स्थापना कभी पूछेगा, ध्यान रखेंगे ये आपका सही आंसर होगा 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 1906। ठीक है, ये आपका मुस्लिम लीग की स्थापना का डेट है, ध्यान रखिएगा। तो एक बात यहाँ पर आई और साथ ही साथ इसी को लाभ उठाकर 1909 का अधिनियम आएगा, जिसमें से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा और कहा जाता है यही पाकिस्तान का जन्म यहीं से शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी नींव यहीं पर बो दिया गया था। इसी बीच में स्वराज पार्टी की स्थापना होगी। कब होगी? जब असहयोग आंदोलन की वापस कर लेंगे तो यहाँ पर से बहुत को नाराज़ होंगे, खासकर मतलब नेहरू नाराज़ हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस नाराज़ होंगे, इसके बाद चित्तरंजन दास भी नाराज़ होंगे। तो इन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर एक कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी स्थापना किया, जिसका नाम होगा स्वराज पार्टी। कब? 1923 में। ठीक है, मार्च 1923 में स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन कहाँ पर होगा? इलाहाबाद में होगा। ठीक है, आरएसएस। ठीक है, आरएसएस की स्थापना देखिए कब हुई थी? 1925 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। संस्थापक के बी हेडगेवार थे। स्थापना कहाँ हुई? नागपुर में हुआ था। उद्देश्य क्या था? भारतीय हिंदू युवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना। दोस्तों ये था एकमात्र टॉपिक, वो था भारत का राष्ट्रवाद। ठीक है, आप इसको देखिए। लास्ट में आपका 3 टॉपिक बचा हुआ है। मैं कौन कौन टॉपिक बचा हुआ है बोल भी देता हूँ आपको। ठीक है, टॉपिक इस प्रकार का है कि अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, और लास्ट में है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, ये 4 टॉपिक बचा हुआ है। रेस्ट, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार भूमंडलीकरण और प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये तीनों टॉपिक मैं कोशिश करूँगा आज ही यानी 4/9 को आप तक पहुंच जाए, और नहीं तो 5/9 को श्योर। ठीक है, इसके बाद आगे मैं पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ूंगा, और इसमें जो भी दो बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें से आपका पहला बुक होगा 9th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति, और दूसरा होगा लोकतांत्रिक राजनीति 2। ये दोनों बुक को लेकर मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले तक आप तक पहुंचा दिया जाए। दोस्तों चलिए आप यहीं तक रुकते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।